नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं एक दिलचस्प सवाल में। आखिर जनरेशन जेड आजकल कौन सी किताबें पढ़ रही है? मतलब वो कौन सी कहानियां हैं जो उन्हें एकदम बांधे रखती हैं? जी, ये सवाल वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है आजकल। हाँ, तो हमारे पास कई स्रोत हैं। बेस्ट सेलर लिस्ट्स हैं, कुछ सर्वे रिपोर्ट्स भी देखी, और हाँ, एक चीज जिसे नजरअंदाज कर ही नहीं सकते, वो है बुक टॉक ट्रेंड्स। बिल्कुल, बुक टॉक का असर तो जबरदस्त है। सही। तो इन्हीं के आधार पर हमने 5 ऐसी किताबें चुनी हैं जो लगातार जेनजी के बीच चर्चा में है, और हमारा मकसद ये समझना है कि भाई इन कहानियों में ऐसा क्या खास है, क्या चीज़ है जो इस पीढ़ी को इतना लुभा रही है। इसमें आपको रोमांस मिलेगा, फैंटेसी की दुनिया मिलेगी, पुराने मिथकों को मतलब नए अंदाज में पेश किया गया है। हाँ, और कुछ कहानियां तो सीधे दिल को छू जाती हैं। बिल्कुल। तो चलिए पता लगाते हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसी किताब से जिसने ऑनलाइन काफी धूम मचाई है। केसी मैकविस्टन की रेड वाइट एंड रॉयल ब्लू। शैली के हिसाब से देखें तो ये एक समकालीन LGBTQ+ रोमांस है। जी। कहानी है अमेरिका के फर्स्ट सन एलेक्स क्लेरमॉन्ट डियाज और ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस हेनरी के बारे में। शुरुआत थोड़ी अटपटी सी है। कोई इंटरनेशनल इंसिडेंट हो जाता है जिसके बाद इन्हें पब्लिक के सामने ना जबरदस्ती की दोस्ती दिखानी पड़ती है। हाँ, वो फेक रिलेशनशिप वाला ट्रोप। हाँ, लेकिन धीरे धीरे ये नकली रिश्ता एक गहरे सच्चे प्यार में बदल जाता है। कहानी में पहचान, खुद की आज़ादी और वो परंपराओं से हटकर जीने की जद्दोजहद जैसे मुद्दे हैं, और साथ ही इसमें मज़ेदार पल और इमोशनल उतार चढ़ाव भी खूब हैं। हाँ, और इस किताब की खासियत ये है कि जैसा आपने कहा, ये सिर्फ एक रोमांटिक कहानी नहीं है। पहचान और आज़ादी जैसे व्यक्तिगत मुद्दे तो हैं ही, पर ये उन्हें एक बड़े पॉलिटिकल कैनवस पर रखती है। अमेरिका और ब्रिटिश राजशाही की दुनिया, मीडिया का दबाव, जिम्मेदारियां, ये सब कहानी को एक अलग ही परत देते हैं। सही कह रहे हैं। तो ये सिर्फ दो लोगों के प्यार की कहानी नहीं रहती, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे उनका प्यार एकदम पब्लिक और पॉलिटिकल बन जाता है। ये बात तो है। और आप क्या मानते हैं, जेन जी के बीच इसकी लोकप्रियता का मुख्य कारण क्या है? देखिए, सबसे बड़ा कारण तो है इसका क्वियर प्रतिनिधित्व, वो भी इतने हाई प्रोफाइल किरदारों के जरिए। एक राजकुमार और फर्स्ट सन, उनके बीच रोमांस को इतनी सहजता और मुख्य धारा में दिखाना, ये जेनजी की उस चाहत से जुड़ता है जहां वो चाहते हैं कि ऐसी कहानियां अब हाशिए पर न रहें, बल्कि उन्हें सम्मान्य माना जाए। और दूसरी बात, कहानी का टोन। इसमें ह्यूमर है, रोमांस है और कुछ गंभीर मुद्दों का मुझे लगता है बहुत अच्छा संतुलन है। ये भारी विषयों को भी बोझिल नहीं बनाती, बल्कि एक उम्मीद और खुशी का एहसास देती है। ये चीज इसे बहुत आकर्षक बनाती है। बिल्कुल, ये उम्मीद और वो सहजता शायद इसे खास बनाती है। अच्छा, तो इस समकालीन और राजनीतिक रोमांस से हटकर अब हम चलते हैं एक ऐसी दुनिया जो इतिहास और मिथकों से जुड़ी है। हमारी अगली किताब है मैडलिन मिलर की द सॉन्ग ऑफ अकीलीज। ओह, बेहतरीन किताब है ये। है ना? शैली है मिथक का पुनर्लेखन, और इसे ऐतिहासिक रोमांस भी कह सकते हैं। जी हाँ, ये होमर के महाकाव्य इलियड की कहानी है, लेकिन एक बहुत ही अलग नजरिए से। इसे सुनाया है पेट्रोक्लस ने, जो महान योद्धा अकीलीस का साथी था और प्रेमी भी। जी, ये पेट्रोक्लस का पर्सपेक्टिव है। हाँ, तो कहानी पूरी तरह से इन दोनों के रिश्ते पर फोकस्ड है, उनके बचपन से लेकर ट्रोजन युद्ध की भयानक घटनाओं तक। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे उनका गहरा प्यार, वो भाग्य, सम्मान, युद्ध की क्रूरता और अकीलीस की देवी माँ की उम्मीदों के बीच परखा जाता है। ये उस महाकाव्य का एक बेहद निजी और कह सकते हैं भावनात्मक पक्ष सामने लाती है। और इस किताब की जो बात सबसे ज्यादा असर करती है, वो है इसकी भाषा। मैडलिन मिलर की लिखाई काव्यात्मक है, बहुत सुंदर और दिल में उतर जाने वाली। वो पुराने मिथकों के किरदारों को ना बिल्कुल मांस मज्जा के इंसानों की तरह पेश करती हैं। उनकी भावनाएं, खासकर पेट्रोक्लस के नजरिए से अकीलीस के लिए उसका प्यार और चिंता, पाठक उसे महसूस कर सकता है। ये दिखाती है कि क्लासिक कहानियों में भी कितनी अनकही भावनात्मक गहराई छिपी हो सकती है, जिसे आज के पाठक भी पूरी तरह से महसूस कर सकते हैं। आपने भावनात्मक गहराई की बात की। क्या यही वजह है कि ये जेन जी को इतनी पसंद आई? खासकर इसका जो अंत है वो काफी दुखद है। हाँ, काफी हद तक। एक तो ये एक बेहद संवेदनशील और खूबसूरती से लिखी गई LGBTQ+ प्रेम कहानी है, तो वो प्रतिनिधित्व वाला एंगल तो है ही, जैसे रेड वाइट एंड रॉयल ब्लू में था। और दूसरा, इसका अंत ये दुखद है,
दिल तोड़ने वाला है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फिर भी उसमें एक अजीब सी खूबसूरती है। जेनजी के बीच सोशल मीडिया पर खासकर #BookTalk पर अक्सर ब्यूटीफुली ट्रैजिक कहानियों का जिक्र होता है। अच्छा, ब्यूटीफुली ट्रैजिक। हाँ, ये किताब उस कैटेगरी में बिल्कुल फिट बैठती है। ये उन कहानियों में से है जो आपको रुला सकती हैं, लेकिन आप फिर भी कहेंगे कि भाई ये पढ़ना सार्थक था। ये जो इमोशनल इंटेंसिटी है ना, ये जेनजी को बहुत अपील करती है। ब्यूटीफुली ट्रैजिक, ये शब्द सच में इस किताब के अनुभव को बयां करता है। चलिए, मिथकों की दुनिया से निकलकर अब चलते हैं एक बिल्कुल अलग जादुई दुनिया की तरफ। हमारी तीसरी किताब असल में एक पूरी सीरीज है जो आजकल छाई हुई है, साला जे मास की ए कोर्ट ऑफ थॉर्न्स एंड रोजेज, यानी एकोटार। शैली है फैंटेसी और आज का हॉट जॉनरा रोमांटिसी। जी, रोमांस और फैंटेसी का मिक्स। हाँ, बिल्कुल। कहानी शुरू होती है फेरा नाम की एक 19 साल की लड़की से जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए शिकार करती है। एक दिन वो जंगल में एक विशाल भेड़िए को मार देती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो कोई आम भेड़िया नहीं था, बल्कि फे, मतलब परियों की दुनिया का एक वासी था। फे, हाँ, वो शक्तिशाली जादुई प्राणी। सही। तो सजा के तौर पर फेरा को दीवार के उस पार परियों के जादुई और खतरनाक देश प्राइथियन में ले जाया जाता है। शुरू में कहानी थोड़ी ब्यूटी एंड द बीस्ट जैसी लगती है ना? एक श्राप, एक रहस्यमयी हाई लॉर्ड। हाँ, बिल्कुल, वो शुरुआत वाला एंगल तो वही है। लेकिन जल्द ही ये एक बड़ी जटिल दुनिया में खुलती है, जिसमें जादू है, अलग-अलग परियों के कोर्ट्स हैं, राजनीतिक दांव पेंच हैं, युद्ध है और हाँ, बहुत सारा पैशनेट रोमांस भी। बिल्कुल, और ये सीरीज आजकल के रोमांटिसी ट्रेंड का परफेक्ट उदाहरण है। ये जॉनर इसलिए इतना लोकप्रिय हो रहा है क्योंकि ये दो बहुत पसंदीदा चीजों को मिलाता है। एक तरफ तो फैंटेसी की वो डिटेल्ड पलायनवादी दुनिया जहां आप खो सकते हैं, हाँ, और दूसरी तरफ रोमांस की वो भावनात्मक तीव्रता। एकोटार में रोमांस सिर्फ कोई साइड प्लॉट नहीं है, ये कहानी के केंद्र में है, किरदारों के फैसलों और दुनिया के भविष्य तक को प्रभावित करता है। जीजेड पाठक ऐसी कहानियों की तरफ खींच रहे हैं जहां बड़े दांवानी फैंटेसी के साथ साथ रिश्तों की गहराई और जटिलता भी हो। आपने दुनिया की बात की, क्या इसका वर्ल्ड बिल्डिंग भी इसकी सफलता का एक कारण है, जैसे वो प्राइथियन की दुनिया? हाँ, निश्चित रूप से। सारा जे मास ने प्राइथियन की एक काफी विस्तृत दुनिया बनाई है। उसके अपने नियम हैं, अपना इतिहास है, अलग अलग शक्तियां रखने वाले हाई लॉर्ड्स हैं और उनके बीच का वो पॉलिटिकल टेंशन। ये दुनिया पाठकों को खींचती है। लेकिन सिर्फ दुनिया ही नहीं, किरदार भी अहम है। खासकर फेरा का सफर एक साधारण इंसान से एक शक्तिशाली योद्धा बनने तक का। और दूसरे किरदार भी, जैसे टैमलेन या रिसेंड, वे नैतिक रूप से जटिल हैं। मतलब वो पूरी तरह अच्छे या बुरे नहीं हैं, उनके अपने मकसद हैं, अपनी कमजोरियां हैं। ये ग्रे शेड्स किरदारों को ज्यादा वास्तविक और दिलचस्प बनाते हैं, जिससे पाठक उनसे जुड़ पाते हैं, भले ही वे परियां हों। ये नैतिक जटिलता वाकई कहानी को ज्यादा रोचक बनाती है। अच्छा, इसी तरह के जटिल किरदारों और एक अनूठी दुनिया की बात करें तो हमारी अगली किताब भी फैंटेसी जॉनर से ही है, लेकिन इसका अंदाज बिल्कुल अलग है। ये है ले बार्डुगो की डुओलॉजी सिक्स ऑफ क्रोज। सिक्स ऑफ क्रोज कमाल की डुओलॉजी है। हाँ, शैली है फैंटेसी और इसे हीस्ट एडवेंचर यानी डकैती वाली कहानी भी कह सकते हैं। ये कहानी कैटरडैम नाम के एक शहर में सेट है, जो बड़ा हलचल भरा खतरनाक सा शहर है। ये बार्डुगो के बनाए बड़े ग्रिशावर्स का हिस्सा है। जी, ग्रिशावर्स, जहां कुछ लोगों के पास जादुई शक्तियां होती हैं। ग्रिशा, बिल्कुल। तो कहानी का फोकस है काज ब्रेकर, एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड, और उसके क्रू पर। ये क्रू 6 लोगों का है, सभी युवा, समाज से निकाले हुए से मिसफिट्स टाइप। सबके पास अपनी अपनी खास स्किल्स हैं और अपने अपने गहरे राज भी। उन्हें एक ऐसी डकैती करने का काम मिलता है जो लगभग नामुमकिन लगती है। द इम्पॉसिबल हाइस्ट। हाँ, और हर किरदार का अपना मुश्किल अतीत है, जिसमें ट्रॉमा, नुकसान और सर्वाइवल की लड़ाई शामिल है। कहानी में वफादारी, महत्वाकांक्षा, बदला, दोस्ती जैसे विषय बहुत अहम है। यहाँ जो चीज सबसे ज्यादा चमकती है ना, वो है ये 6 किरदारों का समूह, मतलब एंसेम्बल कास्ट। कहानी किसी एक हीरो पर केंद्रित नहीं है, ये इन 6 की कहानी है। उनकी आपस की केमिस्ट्री, उनके झगड़े, उनकी वफादारी, ये सब बहुत अच्छे से लिखा गया है। और जैसा आपने कहा,
ये सब मिसफिट्स हैं, समाज के हाशिए पर धकेले गए लोग। सही। यहीं पर फाउंड फैमिली यानी चुने हुए परिवार का थीम बहुत मजबूत होकर उभरता है। ये विचार कि आप जिनसे खून का रिश्ता नहीं रखते, उनके साथ भी एक गहरा परिवार जैसा बंधन बना सकते हैं, खासकर तब जब दुनिया आपके खिलाफ हो। ये जेन ज़ी को बहुत पसंद आता है। उन्हें ऐसे किरदार रिलेटेबल लगते हैं जो अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और एक दूसरे का सहारा बनते हैं। ये फाउंड फैमिली का कॉन्सेप्ट तो वाकई बहुत पावरफुल लगता है। और कहानी का अंदाज कैसा है? क्या ये बहुत गंभीर डार्क टाइप की है? अंदाज काफी अनोखा है। दुनिया डार्क है, केटरडेम एक निर्दयी शहर है, किरदारों के अतीत में काफी दर्द है, ये सच है। कहानी में हिंसा और मुश्किल नैतिक फैसले भी हैं, लेकिन इसके बावजूद बार्ड्यूगो की लिखाई में एक तरह का विटी ह्यूमर और तेज तर्रार डायलॉग्स हैं। अच्छा। हाँ, काज ब्रेकर की चालाकी, जैस्पर के मजाकिया कमेंट्स, इनेज की वो खामोश ताकत, ये सब मिलकर कहानी को भारी होने से बचाते हैं। तो ये डार्क है, लेकिन साथ ही बहुत मनोरंजक और स्मार्ट भी है। ये संतुलन इसे खास बनाता है। डार्क लेकिन विटी, दिलचस्प कॉम्बिनेशन। चलिए अब इस डकैती की दुनिया से निकलकर एक और एपिक फैंटेसी की ओर बढ़ते हैं। ये हमारी सूची की आखिरी किताब है, टोमी अडेयमी की चिल्ड्रन ऑफ ब्लड एंड बोन। हाँ, ये भी बहुत पावरफुल किताब है। बिल्कुल। शैली है युवा वयस्क फैंटेसी और इसे अक्सर एफ्रोफ्यूचरिज्म के तौर पर भी देखा जाता है। हाँ, एफ्रोफ्यूचरिज्म मतलब ऐसी कहानियां जो अफ्रीकी संस्कृतियों, इतिहास और पौराणिक कथाओं को भविष्य या साइंस फाई फैंटेसी के नजरिए से देखती हैं। जी। ये कहानी ओडिशा नाम की एक काल्पनिक भूमि में घटित होती है जो पश्चिम अफ्रीकी, खासकर योरूबा संस्कृति से प्रेरित है। ओडिशा में कभी जादू था, लेकिन एक क्रूर राजा सरन ने जादू को खत्म कर दिया और जादू करने वालों यानी माजाइयों का दमन किया। कहानी की हीरोइन है ज़ेली अदेबोला, जिसकी माँ एक शक्तिशाली माजाई थी और जिसे राजा के सैनिकों ने मार दिया था। ज़ेली को पता चलता है कि उसके अंदर भी जादू है और वो कुछ साथियों के साथ एक खतरनाक मिशन पर निकलती है, ओडिशा में जादू वापस लाने और अपने लोगों को जुल्म से आजाद कराने के लिए। ये कहानी अन्याय, नस्लवाद, पहचान, आशा और प्रतिरोध जैसे बहुत शक्तिशाली विषयों को छूती है। सही कहा। ये किताब सिर्फ एक रोमांचक फैंटेसी एडवेंचर से कहीं ज्यादा है। इसमें बहुत गहरी सामाजिक टिप्पणी छिपी हुई है। जिस तरह से माजाई समुदाय का दमन होता है, उनके साथ भेदभाव होता है, वो असल दुनिया में नस्ली अन्याय और सत्ता के दुरुपयोग की मतलब सीधी-सीधी याद दिलाता है। हाँ, ये कनेक्शन तो साफ दिखता है। और जेन ज़ी पाठक, जो सामाजिक न्याय और एक्टिविज्म को लेकर काफी जागरूक हैं, वो इस तरह के विषयों से सीधे जुड़ते हैं। वो ऐसी कहानियों की तलाश में हैं जो मनोरंजन तो करें, पर साथ-साथ उन्हें सोचने पर मजबूर करें और दुनिया की हकीकत पर सवाल उठाएं। इसीलिए इसका अफ्रीकी संस्कृति और पौराणिक कथाओं पर आधारित होना और अश्वेत किरदारों का प्रतिनिधित्व करना भी इसकी लोकप्रियता का एक बड़ा कारण है। तो कह सकते हैं कि ये फैंटेसी के पर्दे में एक बहुत ही रेलेवेंट, प्रासंगिक कहानी है। बिल्कुल। और इसका कहानी कहने का तरीका भी बहुत दमदार है। एक्शन सीक्वेंस बहुत विजुअल और रोमांचक हैं, दुनिया बहुत जीवंत महसूस होती है और भावनाएं बहुत प्रबल हैं। इसे पढ़ते हुए लगता है जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हो। ये पाठक को पूरी तरह से अपनी दुनिया में खींच लेती है। इसीलिए ये इतनी सफल हुई और इस पर फिल्म बनाने की बात भी चल रही है। वाकई एक दमदार कहानी और महत्वपूर्ण संदेश। तो इन 5 किताबों रेड, व्हाइट एंड रॉयल ब्लू, द सॉन्ग ऑफ अकीलीज, ए क्वार्ट ऑफ थॉर्न्स एंड रोजेस, 6 ऑफ क्रोज और चिल्ड्रन ऑफ ब्लड एंड बोन, इनको देखने के बाद क्या कुछ कॉमन पैटर्न या रुझान नजर आते हैं? ये जेन ज़ी की पसंद के बारे में क्या बताते हैं? हाँ, कुछ बहुत साफ रुझान उभर कर सामने आते हैं। पहला और सबसे अहम है प्रतिनिधित्व और समावेशिता, रिप्रेजेंटेशन एंड इंक्लूसिविटी। हमने देखा कि 2 किताबों में रेड, व्हाइट एंड रॉयल ब्लू और द सॉन्ग ऑफ अकीलीज में LGBTQ+ रिश्ते कहानी के केंद्र में हैं। 6 ऑफ क्रोज में अलग अलग नस्लीय, सांस्कृतिक बैकग्राउंड वाले और अलग शारीरिक क्षमताओं वाले किरदार हैं। चिल्ड्रन ऑफ ब्लड एंड बोन तो पूरी तरह से अफ्रीकी संस्कृति और अश्वेत किरदारों पर आधारित है। ये दिखाता है कि जेन ज़ी ऐसी कहानियां चाहता है जहां वो खुद को या अपने आसपास की दुनिया की विविधता को देख सके। वो ऐसी कहानियों से जुड़ते हैं जो अलग अलग पहचानों और अनुभवों को सम्मान देती हैं। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल। दूसरा बड़ा रुझान है भावनाओं पर जोर, इमोशन ड्रिवन स्टोरी टेलिंग। ये कहानियां सिर्फ प्लॉट या एक्शन पर नहीं चलती,
इनमें भावनाओं का ज्वार होता है। चाहे वो रेड व्हाइट एंड रॉयल ब्लू का विल छू लेने वाला रोमांस हो, द सॉन्ग ऑफ अकिलीज का वो ब्यूटिफुली ट्रैजिक अनुभव हो, हाँ, या ए कोट ऑफ थॉर्न्स एंड रोजेस का पैशनेट ड्रामा हो, या फिर सिक्स ऑफ क्रोज और चिल्ड्रन ऑफ ब्लड एंड बोन के किरदारों का दर्द, गुस्सा और उम्मीद हो। जेन-ज़ी ऐसी कहानियों से कनेक्ट करता है जो उन्हें गहराई से कुछ महसूस कराएं, जो उनके दिल को छुएं। और तीसरा रुझान है फैंटेसी और पलायनवाद, लेकिन प्रासंगिकता के साथ। फैंटेसी एंड एस्केप वर्ल्ड्स विद रेलेवेंस। 5 में से 4 किताबें फैंटेसी जॉनरे की हैं। ये साफ इशारा है कि युवा पाठक रोजमर्रा की जिंदगी से दूर नई और जादुई दुनियाओं में खो जाना पसंद करते हैं। हाँ, एस्केपिज्म। जी, लेकिन ये सिर्फ भागने वाली दुनियाएं नहीं हैं। जैसा हमने चिल्ड्रन ऑफ ब्लड एंड बोन में देखा, ये दुनियाएं अक्सर हमारी अपनी दुनिया के मुद्दों जैसे सामाजिक अन्याय, पहचान का संकट, सत्ता का संघर्ष को दिखाती हैं। रेड व्हाइट एंड रॉयल ब्लू भले ही समकालीन है, पर उसमें भी एक तरह की रॉयल फैंटेसी वाली बात है। तो पलायनवाद के साथ साथ एक तरह की प्रासंगिकता भी है जो इन कहानियों को सार्थक बनाती है। ये रुझान तो काफी स्पष्ट नजर आ रहे हैं। और इस सब में बुक टॉक का क्या रोल है? हमने शुरू में इसका जिक्र किया था। ऐसा लगता है कि इन सभी किताबों को टिकटॉक पर बहुत ज्यादा बूस्ट मिला है। बिल्कुल, बुक टॉक का प्रभाव बहुत बड़ा है और उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये 5 किताबें बुक टॉक पर वायरल हुई हैं। होता यह है कि टिकटॉक यूजर्स, जो खुद जेन-ज़ी का बड़ा हिस्सा हैं, इन किताबों पर छोटे, अक्सर बहुत इमोशनल या फनी वीडियो बनाते हैं। अच्छा, वो अपनी प्रतिक्रियाएं शेयर करते हैं, रोते हुए, हंसते हुए, किताब की किसी मोड़ पर एकदम चौंकते हुए। और ये सिफारिशें ना बहुत व्यक्तिगत और सच्ची लगती हैं, पारंपरिक मार्केटिंग से कहीं ज्यादा। इससे किताबों की बिक्री और चर्चा दोनों आसमान छू लेती हैं। बुक टॉक ने दिखाया है कि कैसे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पढ़ने की संस्कृति और पब्लिशिंग इंडस्ट्री को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है। इसने कई पुरानी किताबों को भी फिर से बेस्ट सेलर बना दिया है। हाँ, ये तो कमाल की बात है। तो ये थी जेन-ज़ी की कुछ पसंदीदा किताबों और उनके पीछे की दुनिया पर हमारी गहरी नज़र। एक बात तो साफ है, ये पीढ़ी ऐसी कहानियों की भूखी है जो सिर्फ मनोरंजन ना करें, बल्कि जिनमें दम हो, विविधता हो, सच्ची भावनाएं हो और जो उन्हें सोचने पर भी मजबूर करें। हाँ, और ये देखना वाकई आकर्षक है कि कैसी ये किताबें इस पीढ़ी के मूल्यों, समावेशता, भावनात्मक ईमानदारी, सामाजिक जागरूकता और उनकी रुचियों, फैंटेसी, जटिल किरदार, मजबूत रिश्ते को दर्शाती हैं। ये हमें भविष्य की कहानियों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। मतलब, जब यही पीढ़ी लेखक, फिल्म मेकर और कहानीकार बनेंगी, तो वो कैसी कहानियां सुनाएंगी? कौन सी आवाजें और कौन से मुद्दे और ज्यादा उभर कर सामने आएंगे? ये सवाल वाकई सोचने लायक है। कहानियों का भविष्य कैसा होगा? इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।